यदि कर्म गलत है तो समय तुम्हारा नाम मिटा देगा। समय का नियम सरल है, लेकिन उसकी गहराई अनंत है। जो इसे केवल देखता है वह खो जाता है, जो इसे स्वीकार करता है वही इसका सच्चा स्वामी बनता है। हर क्षण, हर निर्णय, हर कर्म इस समय की धारा में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए केवल शक्ति और अवसर नहीं, बल्कि सही दिशा में उठाया गया हर कदम ही जीवन में वास्तविक विजय और स्थिरता की कुंजी है। जो अपने कर्मों से न्याय करता है वही इतिहास में अमर हो जाता है, और समय का सम्मान करना ही असली पराक्रम बनता है। मित्रों, एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में नगर की परेशानियों पर ध्यान दे रहे थे। तभी महल के विशाल द्वार अचानक थरथराने लगे। 3 बार गहरी दबी हुई गर्जना हुई। सबकी निगाहें भयभीत होकर द्वार की ओर गईं। दरवाजे पर एक वृद्ध तपस्वी खड़ा था। काले वस्त्र, झुर्रियों भरे चेहरे और आंखें जो सैकड़ों साल की थकान लिए प्रतीत हो रही थी। वह धीरे धीरे दरबार में प्रवेश किया। उसके कदम जैसे समय को खींच रहे हों। वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं उस बेताल की खोज में आया हूं जो समय की गहराई में बंधा है। यदि उसे नहीं रोका गया तो संपूर्ण संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है यह बेताल? तपस्वी ने कहा, यह काल बेताल है। उसकी शक्ति इतनी है कि जिसे भी वह छू ले उसका समय रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं, उम्र स्थिर हो जाती है और विचार वहीं अटक जाते हैं। जीवित रहते हुए भी वह पाषाण की तरह जम जाता है। दरबार में भय का सन्नाटा छा गया। तपस्वी ने चेतावनी दी, यह बेताल अचानक जाग उठा है। कोई उसकी स्थापना को तोड़ चुका है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह अनजाने में पूरे संसार का समय ही चूर चूर कर देगा। राजा विक्रमादित्य गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। सभा में सभी लोग समझ गए कि यह संकट साधारण नहीं है, बल्कि समय और जीवन की वास्तविक परीक्षा है। यदि उसे नहीं रोका गया, तपस्वी बोला, तो न केवल इतिहास मिट जाएगा, बल्कि भविष्य भी जन्म लेने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। संसार एक ऐसे अनंत ठहराव में बदल जाएगा जहां ना जीवन होगा, ना मृत्यु, केवल काल स्थिर अस्तित्व। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य अपने आसन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मुनिवर, उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, चाहे वह बेताल कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं उसे बांधकर ही लौटूंगा। तपस्वी ने धीरे से अपने वस्त्रों से एक विचित्र ताबीज निकाला। वह चांदी का बना था और उस पर समय चक्र की गूढ़ आकृति उभरी हुई थी। महाराज, तपस्वी ने कहा, यह कालबद्ध ताबीज है। जैसे ही यह काल बेताल के स्पर्श में आएगा, उसकी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। पर सावधान रहना, वह आपके विचार पढ़ सकता है, आपकी गति को रोक सकता है और क्षण भर में आपके अस्तित्व को स्थिर कर सकता है। उन्होंने गंभीर स्वर में आगे कहा, आपको उससे युद्ध नहीं, संवाद करना होगा, उसे उलझाना होगा, तभी यह ताबीज प्रभावी होगा। विक्रमादित्य के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बेतालों से संवाद करना मेरे लिए नया नहीं है मुनिवर, वे बोले, पर समय को नियंत्रित करने वाला बेताल, यह अवश्य ही एक अलग परीक्षा होगी। तपस्वी ने सिर हिलाया, भिन्न नहीं महाराज, भयानक रूप से अधिक चतुर। यह आपके पुराने बेतालों जैसा नहीं है। वह प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि समय की धारा में प्रवेश करके मनुष्य की आत्मा के गहरे रहस्यों को टटोल लेता है। सभा में गहरी निस्तब्धता छा गई। राजा ने अपने विश्वस्त सैनिकों को साथ ले जाने का विचार किया ही था कि तपस्वी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं महाराज, आपको अकेले जाना होगा। सैनिकों पर समय का प्रभाव तुरंत पड़ जाएगा, वे उसी क्षण पाषाण बन जाएंगे। विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, तो मैं अकेला ही जाऊंगा। महल के बाहर उनका अश्व पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। चल मित्र, राजा ने उसके गर्दन को सहलाया, आज हमें समय के विरुद्ध युद्ध लड़ना है। अश्व ने हिनहिनाकर मानो सहमति दे दी। दोनों राजा और घोड़ा उसी दिशा में बढ़े जहां तपस्वी ने इशारा किया था।
कंकाल कुंड वन, जिसे शताब्दियों से श्रापित माना जाता था। वन में कदम रखते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। अश्व भी असहज दिख रहा था। वह बार बार कदम रोकता और चेतावनी देता, मानो राजा को खतरनाक चीज का एहसास दिला रहा हो। लेकिन विक्रमादित्य अडिग थे। थोड़ी दूरी पर एक विशाल प्राचीन बरगद प्रकट हुआ। उसकी जड़ें हवा में लटकी हुई थी, जैसे समय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया हो। पत्ते स्थिर थे, ना गिर रहे थे, ना हिल रहे थे। विक्रमादित्य का मन विस्मय से भर गया। यह समय स्थिरता का चक्र है, उन्होंने बुदबुदाया। बरगद के नीचे एक आकृति बैठी थी। उसकी त्वचा श्वेत, आंखें लाल, बाल काले और चारों ओर नीली ज्वाला जैसी चमक थी। यह कोई साधारण बेताल नहीं था। उसका चेहरा मनुष्य जैसा था, लेकिन आंखों में असीम पीड़ा और शक्ति की झलक थी। वह धीरे धीरे उठकर विक्रम की ओर बढ़ा। उसकी आवाज हवा में गूंजी, पर वह हवा स्थिर थी, हिलती जुलती नहीं। स्वागत है विक्रम, बेताल ने कहा। विक्रमादित्य आश्चर्यचकित रह गए। तुम मेरे नाम से परिचित हो? वेताल मुस्कुराया। मैं तो तुम्हारे भविष्य को भी देख चुका हूँ। तुम्हारे हर कदम, हर निर्णय, हर भय, सब कुछ मेरे दृष्टि में है। विक्रम ने मन को स्थिर किया और कहा, तुम इतना जानते हो तो यह भी जानते होगे कि मैं तुम्हें बांधने आया हूँ। बेताल अचानक हंसा। उसकी हंसी से चारों ओर समय और अधिक धीमा पड़ गया। तुम सोचते हो कि मुझे पकड़ सकते हो? बेताल ने कहा। मैं समय को रोकता हूँ। तुम केवल मनुष्य हो। विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। मैं मनुष्य हूँ, पर मेरा धैर्य और बुद्धि समय से भी तेज है। आज मैं तुम्हें बांध कर ही रहूंगा। बेताल की लाल आंखें अचानक चमक उठीं। चलो, समय की बाजी खेलते हैं, उसने धीमे गूंजते स्वर में कहा। उसने हाथ उठाया और विक्रमादित्य की ओर एक नीली लहर बढ़ी। विक्रम तुरंत समझ गए, यदि यह लहर उन्हें छू गई तो वे वहीं स्थिर हो जाएंगे, सदा के लिए। उन्होंने घोड़े समेत पीछे हटते हुए स्थिति का आकलन किया, लेकिन बेताल की शक्ति अत्यंत तीव्र थी। लहर की गति मानो प्रकाश से भी तेज थी। तभी विक्रम ने अपने हाथ में ताबीज कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने मन को भीतर स्थिर किया और क्षण भर के लिए विचारों को थाम दिया। बेताल की शक्ति विचारों के प्रवाह पर निर्भर थी और विक्रम ने उसी प्रवाह को रोक दिया। लहर विक्रमादित्य के करीब आते आते धीमी पड़ गई, मानो समय और उसका नियंत्रण एक अदृश्य संघर्ष में उलझ गया हो। बेताल चौंक गया। मनुष्य, तुमने मेरे प्रहार को कैसे रोका? उसने विस्मय में कहा। विक्रमादित्य ने तलवार निकालते हुए उत्तर दिया, तुम समय को रोक सकते हो, पर मन को नहीं। मनुष्य का मन समय से भी तेज है। बेताल कुछ क्षण के लिए स्थिर रहा, मानो सोच रहा हो। फिर धीरे धीरे बोला, तुम सच में योग्य हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता विक्रम, यह चेतावनी है। मुझे बांधने का अर्थ है समय के रहस्यों को छूना, और वह हर जीव के लिए मृत्यु के समान है। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, यदि तुम्हें समय रहते नहीं रोका गया तो तुम अनगिनत निर्दोषों को समय में बांध दोगे। मैं तुम्हें अवश्य रोकूंगा। बेताल की मुस्कान मंद पड़ गई, पर उसकी आंखों में एक अजीब दया की झलक थी। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और क्यों जागा हूं। मेरा जागना एक महाविनाश का संकेत है, उसने कहा। विक्रमादित्य सावधान हो गए। महाविनाश कौन सा? बेताल ने उत्तर दिया, जिस दिन मैं पूर्ण शक्ति में आऊंगा, समय स्वयं टूट जाएगा। जंगल का वातावरण और भयावह हो गया। बेताल की चेतावनी के साथ वहां एक अजीब सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जो आवाजों से नहीं बल्कि विचारों की उपस्थिति से उत्पन्न हुआ था। विक्रमादित्य ने अपने मन को फिर से काबू में किया और धीरे से पूछा, तुमने कहा कि तुम जागे, लेकिन क्यों? किसने तुम्हें मुक्त किया? बेताल ने लंबी आह भरी और उसकी नीली ज्वाला धीरे धीरे फैलती हुई विक्रमादित्य की ओर झुक गई। बेताल ने कहा, जिसने मुझे मुक्त किया वह कोई साधारण मानव नहीं था, वह एक विद्वान था, रुणक्ष। उसने काल ग्रंथ का अध्ययन किया
और अनजाने में मेरे बंधनों में दरार डाल दी। उसकी जिज्ञासा मुझे बाहर ले आई, पर उसकी नियति यही बनी कि वह स्वयं पाषाण में बदल गया। यह सुनते ही विक्रमादित्य का चेहरा कठोर हो उठा। तो हम रुणक्ष के पदचिन्ह खोजेंगे, राजा ने कहा, और उससे या जो उसका अवशेष बचा है उत्तर प्राप्त करेंगे। पर उससे पहले यह बताओ, तुम्हें क्या चाहिए था? तुम जागे क्यों? बेताल की आंखों में एक विचित्र विनम्रता उतर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे सार्थकता चाहिए थी विक्रम। मैं युगों तक बंधा रहा, केवल शिरोमणि घंटियों की दूरस्थ अनुगूंज सुनता रहा। जब मैं जागा तो देखा मनुष्य समय के गहरे अर्थ को भूल चुका है। जीवन भाग रहा है, पर समझ थमी हुई है। उसकी आवाज में पीड़ा थी। मैंने क्रोध किया, पर कभी नहीं चाहा कि पूरी सृष्टि थम जाए। पर जब मैंने मनुष्य के जीवन की अस्थिरता, उसके द्वंद्व और टूटन को देखा, तो मुझे लगा शायद कुछ स्थिरता आवश्यक है। विक्रमादित्य समझ गए, यह साधारण दुष्टता नहीं थी, यह विकृत दया थी, एक ऐसी करुणा जिसने संतुलन को ही बिगाड़ दिया था। राजा ने पूछा, तो तुम निर्णय कैसे करते हो? किसे रोकते हो और किसे नहीं? बेताल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी को नहीं चुनता, मैं संवेगों को स्थिर करता हूँ। जो भी मेरे सामने आता है उसका समय मैं रोक देता हूँ, उसका दुख, उसका आनंद, सब कुछ। पर मैं एक नियम मानता हूँ। उसने विक्रमादित्य की ओर देखा। यदि कोई मेरे विरुद्ध ज्ञान रखता हो, मुझे बांधने की क्षमता रखता हो, तो मैं उसे चुनौती देता हूँ। विक्रमादित्य तुरंत समझ गए, यह चुनौती बुद्धि का खेल होगी। बेताल प्रश्नों में उलझाएगा, और जैसे ही मन विचारों में फंसेगा, वह समय को जकड़ लेगा। इसीलिए तपस्वी ने ताबीज दिया था, विचारहीन रहने की कला ही रक्षा थी। यदि मुझे तुम्हें बांधना है, विक्रमादित्य बोले, तो मुझे तुम्हारे नियम जानने होंगे, तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारी शर्तें क्या है? बेताल के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मेरे प्रश्न समय के साथ आते हैं, उसने कहा। मैं उन्हें सरलता से नहीं बताता, पर मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। उसने आगे कहा, यदि तुम मेरी एक पहेली सुलझा सको, तो मैं तुम्हें उस मार्ग का संकेत दूंगा जहां विद्वान रुणक्ष का कक्ष है, वह स्थान जहां मेरी शक्ति का आरंभ हुआ। और यदि तुम असफल हुए, तो तुम वहीं स्थिर हो जाओगे जहां मैं चाहूंगा। विक्रमादित्य समझ गए, यह प्रस्ताव खतरनाक था, पर अनिवार्य भी। रुणक्ष तक पहुंचना ही वह कड़ी थी जिससे बेताल को फिर से बांधा जा सकता था। कम से कम उसकी जड़ तक तो पहुंचा ही जा सकता था। राजा ने बिना हिचक स्वीकार कर लिया। यह विक्रमादित्य की परंपरा रही थी, बेतालों से प्रश्नों के माध्यम से संवाद करना और उनकी ही चाल में उन्हें उलझाकर परास्त करना। बेताल ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि स्थिर की और पहला प्रश्न बोलने लगा। पर बेताल का प्रश्न साधारण नहीं था। उसका स्वर ऐसा था मानो उसने समय को कई टुकड़ों में तोड़कर फिर जोड़ दिया हो। एक नदी है, वह बोला, जिसकी धारा बदलती रहती है, पर उस नदी में बहने वाली हर बूंद अपनी अलग कहानी कहती है। यदि नदी स्वयं से पूछे, मैं कौन हूँ, तो जो उत्तर देता है उसका समय अंधा हो जाता है। पर जो केवल प्रश्न को सुनता है, उसे सत्य का एक अंश दिखाई देता है। अब बताओ विक्रम, वह कौन सा सत्य है जो स्वयं को देखकर कभी नहीं बदलता, पर जिसे देखकर सब कुछ बदल जाता है? विक्रमादित्य ने प्रश्न सुना और शांत हो गए। यह पहेली केवल शब्दों की नहीं थी। नदी, बूंद, सत्य, सब समय की धारा से जुड़े प्रतीक थे। राजा ने अपने मन को विचारहीन किया, फिर धीरे धीरे उन धारणाओं की परतों में उतरने लगे जो इस प्रश्न के पीछे छिपी थी। उन्हें मुनिवर के शब्द याद आए, बेताल विचारों के प्रवाह पर निर्भर करता है। जितने कम विचार, उतनी अधिक सुरक्षा। पर उत्तर देने के लिए कुछ सोचना भी आवश्यक था। इसलिए विक्रमादित्य ने अपने भीतर पुरानी गाथाओं को टटोला। समय का अर्थ, सत्य की स्थिरता और परिवर्तन की अनिवार्यता। कुछ क्षण बाद उन्होंने बिना शोर, बिना दिखावे के उत्तर दिया, सत्य का स्वरूप स्वयं का नियम है।
केवल वही सत्य समय से अप्रभावित रहता है जो नियमों का आधार हो, और वह है न्याय। न्याय वह सत्य है जो स्वयं को देखकर नहीं बदलता, पर जिसे देखकर समाज बदल जाता है। नदी की धारा का मार्ग भी न्याय से तय होता है, और किसी बूंद की कहानी तभी अर्थ रखती है जब न्याय उसका संतुलन बनाए। बेताल एक क्षण के लिए मौन हो गया। उसकी लाल आंखों में कहर और प्रशंसा का मिला जुला भाव था। गहन उत्तर है विक्रम, वह बोला। पर क्या न्याय वही है जो तुम्हारे राज्य में है? क्या न्याय कहीं सार्वभौमिक हो सकता है? विक्रम ने बिना झिझक उत्तर दिया, न्याय किया जा सकता है, पर सार्वभौमिक बनने के लिए ईमानदारी चाहिए। और ईमानदारी तभी टिकती है जब मनुष्य समय को केवल अपने हित के लिए ना रोके, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटे। बेताल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अच्छा, पर अब तुम्हें मेरी अगली परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा शब्दों की नहीं, कर्मों की होगी। यदि तुम कर्म से न्याय कर सकोगे, तभी वह ताबीज काम करेगा। इतना कहते ही जंगल में अचानक एक हल्की धड़कन सी उठी। पास के पथ पर कुछ हलचल हुई। विक्रम ने देखा, एक युवती दौड़ती हुई आ रही थी। उसके पीछे सन्नाटे में पीली पीली परछाइयां सरक रही थी। चेहरे पर भय की लकीरें थी, सांस टूटी हुई थी, और हाथ में वह रुद्राक्ष की माला कसकर थामे थी। उसका नाम था मेलिका, एक वनवासी जिसे राजनेताओं के चंगुल से किसी समय बचाया गया था। विक्रम आगे बढ़े, युवती के कदम थमे। हांफते हुए वह बोली, महाराज, मेरा गांव बेताल की छाया में आ गया है। मेरे पिता, मेरी माँ सब स्थिर हो गए हैं। वे पूछते हैं कि वे कब लौटेंगे, पर मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। बेताल ने प्रश्न किया, मेरे हृदय में कौन सा सत्य है? पर विक्रम ने उसे संकेत से रोक दिया और अपने ताबीज की ओर देखा। मुनि के शब्द स्पष्ट थे, ताबीज तभी कार्य करेगा जब निर्णय केवल विचार ना रहे, बल्कि क्रिया में उतरे। यह वही क्षण था, न्याय बनाम दया, दंड बनाम संरक्षण। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे गांव को बचाया जा सकता है, पर यह मार्ग जोखिम से भरा है। तुम्हें अपनी जड़ों को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा, ताकि मैं बेताल के मूल स्थान तक पहुंचकर उसे बांध सकूं। मेलिका की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज दृढ़ थी। महाराज, मेरे गांव के पास सब कुछ स्थिर है। लोग सोचते हैं कि यह शांति है, स्वर्ग है, पर यदि समय ही थम जाए तो जीवित रहकर भी पाषाण बन जाना, क्या यही न्याय है? विक्रम ने पल भर सोचा और बोले, न्याय यह भी कहता है कि युद्ध केवल विनाश नहीं, संरक्षण का अवसर भी हो सकता है। मैं तुम्हारे गांव को बचाने का प्रयास करूंगा, पर पहले बेताल को बांधना होगा। उसके बिना कोई भी रक्षा संभव नहीं। मेलिका ने सिर झुका दिया। उसका भय अब विक्रम के लिए प्रेरणा बन चुका था। अब यह चुनौती केवल बुद्धि की नहीं रह गई थी, यह कर्म की परीक्षा बन चुकी थी। विक्रम ने तलवार संभाली, ताबीज को और कसकर पकड़ा और गांव की ओर बढ़ चले। बेताल की आंखों में अब प्रश्न बदल चुके थे। अब प्रश्न यह नहीं था कि राजा बुद्धिमान है या नहीं, बल्कि यह था कि क्या यह राजा समय के विरुद्ध अपने कर्मों से न्याय कर पाएगा। विक्रम और मेलिका घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हवा ठहरी हुई थी, और जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक अजीब सी कंपन महसूस होने लगी, मानो समय की सूक्ष्म लहरें उनके चारों ओर टकरा रही हों। दूर कहीं गहन ऊर्जा धड़क रही थी, जैसे कोई अदृश्य हृदय लगातार स्पंदन भेज रहा हो। बेताल कुछ दूरी से उन्हें देख रहा था। वह हवा में नहीं, बल्कि समय की एक दरार में तैर रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी, विक्रम को लेकर। यह राजा केवल शक्ति से नहीं, मन से भी युद्ध करता है। उसने बुदबुदाया, ऐसे मनुष्यों को मैं स्थिर नहीं कर सकता। वे जंगल के बीच एक पतली पगडंडी पर पहुंचे। मेलिका ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, इसी और रुणक्ष का अध्ययन गृह था, पर जब बेताल जागा तो यह पूरा क्षेत्र नीली धूल में बदल गया। विक्रम ने चारों ओर देखा। हवा में चमकती नीली कणिकाएं तैर रही थी, हर कण मानो अधूरी स्मृति को समेटे था।
विक्रम ने महसूस किया हर कण समय के किसी क्षण का अवशेष और किसी घटना की कहानी कह रहा है। अचानक जंगल के पेड़ कंपाने लगे, जमीन फटने लगी और नीली रोशनी का एक चक्रीय दीवार उठकर उनके सामने एक द्वार का रूप लेने लगी। वह द्वार रहस्यमय, वृत्ताकार और घातक रूप से आकर्षक था। मेलिका डर गई। यही स्थान है, रुणक्ष का समय द्वार, उसने फुसफुसाते हुए कहा। द्वार धीरे धीरे खुला। भीतर से हल्की धुन सुनाई दी, जैसे कोई घड़ी अनगिनत बरसों की कहानी सुना रही हो। बेताल अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। विक्रम, यह तुम्हारा मार्ग है। समय द्वार में प्रवेश करना आसान है, पर बाहर निकलना केवल सत्य से संभव है। रुणक्ष यही है, पर वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। विक्रमादित्य ने तलवार सीधी करते हुए पूछा, क्यों? बेताल ने उत्तर दिया, रुणक्ष एक पाषाण समय के चक्र में फंसा है। वह जीवित है, पर उसका विचार स्थिर है। तुम उससे सीधे बात नहीं कर सकते, पर उसके चारों ओर की गूंज तुम्हें उत्तर देगी। विक्रम ने दृढ़ मन से द्वार में कदम रखा। जैसे ही वे भीतर घुसे, दुनिया बदल गई। ना ऊपर आकाश था, ना नीचे धरती, केवल अनगिनत तैरते हुए समय के टुकड़े, जैसे कांच के फलक, जिन पर घटनाएं चल रही थी। कहीं एक बच्चा जन्म ले रहा था, तो कहीं एक योद्धा अपनी अंतिम सांस ले रहा था। कहीं कोई वृद्ध जीवन का आखिरी पाठ पढ़ रहा था, तो कहीं कोई धूर्त व्यक्ति धोखा दे रहा था। हर फलक चमकता, बहता और फिर धुंध बनकर गायब हो जाता। मेलिका विस्मित रह गई। यह क्या स्थान है महाराज? विक्रम ने उत्तर दिया, यह समय का पुस्तकालय है। हर घटना यहाँ संग्रहित है। रुणक्ष इसी के बीच कहीं होगा। वे आगे बढ़े। कुछ समय के बाद धुंध हटने लगी और एक विशाल कक्ष सामने आया। कक्ष के बीच में एक वृद्ध व्यक्ति कड़े रूप में बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर पलकें नहीं झपक रही थी। उसके इर्द गिर्द नीली कणिकाओं का चक्र घूम रहा था, मानो उसकी स्मृतियां इस धुन में बंधी हों। विक्रम धीरे से बोले, विद्वान रुणक्ष। लेकिन वृद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बेताल समय भेद से बाहर आया। उससे प्रश्न पूछो, पर ध्यान रहे, वह उत्तर नहीं देगा। उत्तर उसके विचारों से उत्पन्न ध्वनि के माध्यम से मिलेगा। तुम्हें उसकी स्मृति से सत्य खोजना होगा। विक्रम ने रुणक्ष की बंद मुट्ठी पर ध्यान दिया। उसकी अंगुलियों में एक काल ग्रंथ का टुकड़ा था। विक्रम ने एक फटा हुआ पन्ना देखा। उसने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। जैसे ही उसके हाथ ने पन्ने को छुआ, पूरा वातावरण कंपन करने लगा। नीली रोशनी फैल गई और समय की लहरें उनके चारों ओर घूमने लगी। अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा। पहला दृश्य, रुणक्ष एक गुफा में खड़ा था। प्राचीन संस्कृत में मंत्र पढ़ रहा था। वह मंत्र समय के बंधन को छेदने का था। रुणक्ष को लगा कि वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह किसी बेताल की नींद को तोड़ रहा है। दूसरा दृश्य, गुफा अचानक फटती है। बेताल जाग उठता है। उसकी चटकीली आंखें, काले प्रभा मंडल और एक आंख जो सदियों से थमी हुई थी, सभी दृश्य को भर देती हैं। रुणक्ष चिल्लाता है, मैंने तुम्हें मुक्त नहीं करना चाहा, यह अनजाने में हुआ। तीसरा दृश्य, बेताल रुणक्ष की ओर बढ़ता है। वह उसे मारता नहीं, केवल उसकी हृदय पर हाथ रखता है। रुणक्ष का समय स्थिर हो जाता है। दृश्य धीरे धीरे मिट जाता है। मेलिका फुसफुसाई, यह त्रुटि थी, पर दंड इतना कठोर क्यों? बेताल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने उसे इसलिए नहीं रोका कि वह अपराधी था। मैंने उसे रोका ताकि यदि वह जीवित रहता, अपनी जिज्ञासा से और भी बड़े विनाश का कारण ना बनता। उसने समय को मोड़ने की कला खोज ली थी। यदि वह पूर्ण होता, तो मनुष्य और समय के बीच युद्ध छेड़ देता। विक्रम चुप रहे। बेताल की बातें पूरी तरह गलत नहीं थी, पर उसका तरीका न्यायपूर्ण नहीं था। विक्रम ने रुणक्ष के हृदय के पास हाथ रखा। तभी एक और हल्की ध्वनि गूंजी, जैसे रुणक्ष की ही आवाज थी। यदि कोई राजा साहसी, न्यायप्रिय और मन स्थिर रखने वाला हो, वही काल बेताल को बांध सकता है, पर वह शक्ति काल ग्रंथ में नहीं, कर्म में है।
यदि राजा बेताल को बांधने का प्रयास करे तो उसे समय के 3 नियम याद रखने होंगे। बेताल ने गंभीर स्वर में समझाया, पहला, जो समय को रोकने की कोशिश करेगा वह स्वयं समय में खो जाएगा। दूसरा, जो समय से भागेगा वही समय उसे पकड़ लेगा। तीसरा, जो समय को स्वीकार कर लेगा वही समय का स्वामी बन सकता है। ध्वनि खत्म होते ही रुणक्ष की आंखों से एक आंसू बह निकला। हालांकि उसका शरीर स्थिर था, विक्रम की मुट्ठी कस गई। यह कोई जाल नहीं, यह पाठ है, उन्होंने सोचा। बेताल ने गंभीरता से कहा, अब तुम जानते हो विक्रम, मुझे बांधना असंभव नहीं, पर मेरे बंधन की कुंजी यही है, समय को स्वीकार करना। पर क्या तुम स्वीकार कर सकते हो कि तुम्हारा भी समय एक दिन रुक जाएगा? क्या तुम अपने जीवन, अपने गौरव को छोड़कर समय के नियम को स्वीकार कर सकते हो? बेताल का स्वर इस बार चुनौती से भरा नहीं था, उसमें एक गहरी कसक थी। विक्रम ने बिना किसी आवेग के पूर्ण शांति से उत्तर दिया, हाँ, हर मनुष्य को यह स्वीकार करना ही पड़ता है, यही न्याय है। सबका समय एक दिन पूरा होता है, पर तुम उसे रोक देते हो, यही अन्याय है। यह सुनते ही बेताल की आंखें और अधिक स्याह हो गईं, पर उसमें पहली बार क्रोध नहीं था, दुख था, एक ऐसा दुख जो सदियों तक दबा रहा हो। तो तुम सच में मेरा सामना करोगे? उसने धीमे स्वर में पूछा। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई, मैं तुम्हें नष्ट करने नहीं आया हूं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वापस वहीं भेजूंगा जहां से तुम जागे थे। समय तुम्हारा घर है, किसी की प्रशस्ति या नियंत्रण का साधन नहीं। बेताल धीरे धीरे हवा में तैरते हुए पीछे हटने लगा। उसकी आवाज गूंजी, तो फिर तुम्हारी अंतिम परीक्षा आरंभ होती है, राजा विक्रमादित्य। उसके शब्दों के साथ ही समय द्वार के भीतर एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। समय के फलक टूटने लगे, स्मृतियां एक दूसरे से टकराने लगी। विक्रम को तत्काल समझ आ गया, यह अब बुद्धि की लड़ाई नहीं थी, यह समय की वास्तविक युद्धभूमि थी। द्वार के भीतर तूफान उग्र हो चुका था, कांच की तरह टूटते समय फलक चारों ओर गिरने लगे। किसी में वर्षों की स्मृतियां थीं, किसी में केवल एक क्षण का अवशेष। हर फलक के टूटने पर ऐसा लगता था जैसे कहीं कोई जन्म बिखर रहा हो, कहीं कोई मृत्यु, कहीं किसी का भाग्य। विक्रम ने तुरंत मेलिका को पीछे किया और ताबीज को अपने सीने से दृढ़ता से लगा लिया। बीच हवा में बेताल स्थिर खड़ा था, अंधकार और प्रकाश की घूमती लहरों के बीच उसका चेहरा ना समय का प्रतीक था, ना किसी भाव का, वह एक अपरिभाषित पीड़ा का साक्षात रूप था। विक्रम ने तलवार सीधी की, यह संग्राम शक्ति का नहीं, सत्य का है, मैं तुम्हें पुनः बंधन में ले आऊंगा। फिर बेताल की आवाज चीरती हुई गूंजी, तुम अभी भी नहीं समझे राजा, मैं ना दुष्ट हूं, ना दुष्टता चाहता हूं। मैं तब जागा जब मानव समय से खेलने लगा। यदि मैं ना रुकता तो रुणक्ष की खोजें मनुष्य से ही सृष्टि को नष्ट करवा देती। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, और तूने उन्हें स्थिर कर दिया। उनके शब्दों के साथ ही समय की लहरें और तीव्र हो उठीं और अंतिम निर्णय की घड़ी निकट आने लगी। समय रोकना किसी का अधिकार नहीं, ना देवताओं का, ना राजाओं का, ना बेताल का। यह शब्द सुनते ही बेताल का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में स्याह आंधी उठी। समय की धारा जैसे काली स्याही किसी नदी में घुल रही हो, पूरी जगह में फैल गई। एक तेज गर्जना गूंजी और बेताल ने दोनों हाथ फैलाए। समय के फलक उनकी ओर घूमते हुए एक विशाल चक्र का रूप लेने लगे। कभी वे धीमे, कभी असहनीय रूप से तेज। विक्रम और मेलिका अब इस समय चक्र के केंद्र में खड़े थे। बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, यदि तुम मानते हो कि मैं गलत हूं, तो समय को स्थिर किए बिना इस चक्र को पार करके दिखाओ। तुम्हारी न्यायप्रियता की असली परीक्षा यही है। विक्रम ने ताबीज कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। जैसे ही वह समय चक्र में प्रवेश करता है, उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। कभी वह युवा हो जाते, कभी बूढ़े, कभी बालक। विक्रम ने दृढ़तापूर्वक कहा, यह भ्रम है,
यह समय का प्रभाव है, पर मेरा मन स्थिर है। किंतु कहना आसान था, चलना कठिन। हर कदम पर अतीत और भविष्य की छवियां उन्हें घेर रही थी। किसी योद्धा का अंत, किसी माँ की लोरी, किसी राजा का राजतिलक, किसी प्रेमी की विरह की पुकार, हर दृश्य उनकी संकल्प शक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ताबीज की हल्की उजास उन्हें भीतर से स्थिर रख रही थी। मेलिका लड़खड़ाई। उसने अपने भविष्य का दृश्य देखा, अपने गांव के लोग स्थिर, बिना सांस लिए, बिना उम्र बढ़े। वह भयभीत होकर बोली, महाराज, क्या हम भी ऐसे बन जाएंगे? विक्रम ने उसकी कलाई थाम ली। नहीं, हम स्वीकार करते हैं कि समय चलना चाहिए। यही न्याय है, यही जीवन है। बेताल ने गर्जना की, विक्रम, यदि तुम समय को इतना पूज्य मानते हो तो बताओ, समय किसका मित्र है? सत्य बोलने वाले का या मौन रहकर सब सह लेने वाले का? प्रश्न हवा में गूंजा। विक्रम ने ठहरकर उत्तर दिया, समय किसी का मित्र नहीं। समय केवल दर्पण है। सत्य बोलने वाला भी समय में अमर नहीं होता और मौन रहने वाला भी बच नहीं पाता। समय केवल एक काम करता है, कर्म का फल लौटाना। यदि कर्म सही है तो समय सम्मान देता है, यदि कर्म गलत है तो समय तुम्हारा नाम मिटा देता है। बेताल का चेहरा पहली बार शांत हुआ, मानो उसे कोई भूला हुआ शब्द याद आ गया हो। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, केवल स्मृति और समझ का मिश्रित भाव था। अचानक पूरा क्षेत्र जैसे जीवंत हो उठा। नीली और सुनहरी लहरें चारों ओर फैल गईं। बेताल ने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए। वह विक्रम के सामने उतरकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर ना क्रोध था, ना गर्व, केवल थकान और वर्षों की अनुभूति का गहरा भाव। वह बोला, मैं चाहता हूं कि इंसान समय का सम्मान करे। मैंने इसे रोक दिया, पर अब बताओ, यदि मैं स्वयं आज समय को स्वीकार कर लूं, क्या तुम मुझे नष्ट कर दोगे? विक्रम ने तलवार नीची की। मैं किसी भी जीव का विनाश नहीं चाहता। मैं विनाश नहीं लाना चाहता, बल्कि मुक्ति देना चाहता हूं। समय और कर्म की शाश्वत शक्ति का सम्मान करना ही हमारा धर्म है। बेताल कुछ पलों तक मौन रहा, फिर उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। अचानक पूरा समय द्वार हिलने लगा। लकड़ी और नीली कणिकाओं से बना दरवाजा जैसे जीवंत हो उठा। उसने कहा, मैं अपनी शक्ति छोड़ रहा हूं, पर मनुष्य को चेतावनी देता हूं। ज्ञान यदि उसकी सीमा से आगे बढ़े तो वह विनाश ही देता है। समय किसी का निजी स्वामित्व नहीं है, यह केवल नियमों और कर्म के अनुसार चलता है। और अब विक्रम, तुम्हें समझना होगा, समय केवल उस व्यक्ति का नहीं है जो उसे नियंत्रित करना चाहे। समय हर जीव के कर्म का दर्पण है। जो इसे सम्मान देगा वही जीवित रहेगा, जो इसे तोड़ेगा वही अपने कर्मों में स्थिर हो जाएगा। अब धीरे धीरे समय की कड़ियां संयोजित होने लगी। फलक आपस में मेल खा रहे थे। नीली और सुनहरी लहरें तालमेल बिठा रही थी, और जंगल, वह समय द्वार, बेताल, सब स्थिर और शांत प्रतीत होने लगे। विक्रम ने महसूस किया, यह अंतिम परीक्षा नहीं थी, बल्कि समय और न्याय की समझ की दिशा में कदम था। और अब बेताल ने अपने प्रहार की शक्ति छोड़ दी थी, पर उसकी चेतावनी हमेशा उनके साथ बनी रहेगी। दोस्तों, यह अद्भुत कहानी आपको कैसी लगी? अपने अनुभव और भावनाएं नीचे कमेंट में अवश्य साझा करें। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छू लिया और आपके जीवन में प्रेरणा जगाई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।